रिसोर्सेस एंड इरिगेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसमें से जो मेन है वो आपका वाटर रिसोर्सेस का ही है। इरिगेशन तो आप समझते ही हो, इरिगेशन क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है। इरिगेशन डेवलपमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 डाटा है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो पहले तो अपन समझते हैं कि इरिगेशन क्या होता है, जितना आसान तरीके से समझेंगे कोशिश करते हैं। यूजुअली प्लांट 2 तरीके से पानी को लेता है, एक तो नेचुरल तरीके से लेगा। पहले तो एक प्लांट बना लेते हैं अभी। चलो देखो, कोई भी जो प्लांट है वो 2 तरीके से पानी लेता है। मेन जो तरीका है इसका यूजुअली वो कौन सा है आपका, रेनफॉल, बारिश से पानी ले रहा है। ठीक है, इस प्लांट को पानी कैसे मिलता है, बारिश से मिलता है। क्या ये जो बारिश से आप पानी दे रहे हो, क्या ये इरिगेशन कहलाएगा? क्या आप इसे इरिगेशन कहोगे? बिल्कुल भी नहीं, ये इरिगेशन नहीं है। तो फिर इरिगेशन क्या है? जो दूसरा तरीका है, क्या आप आर्टिफिशियल तरीके से जो पानी इसको दे रहे हो, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, आप आर्टिफिशियली अपने कुएं से, ट्यूबवेल से, नदी से, नाले से, मटके में भर के, झारे में भर के, जैसे भी आप जो आर्टिफिशियल तरीके से जो पानी दे रहे हो, वही क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। मतलब जो बारिश का पानी होता है उसे इरिगेशन में कभी भी काउंट नहीं किया जाता। इरिगेशन मतलब जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है पानी का, उसी को सिर्फ और सिर्फ उसी को ही इरिगेशन कहा जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक क्रॉप है, उसकी लाइफ साइकिल में उसको 5 इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उसको 5 ऐसी अवस्था है, 5 ऐसी स्टेज हैं उसकी लाइफ में जब उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पहली अवस्था, पहली स्टेज आई तो आपने इरिगेशन दे दिया अपने ट्यूबवेल से, अपने कुएं से। दूसरी स्टेज में भी आपने इरिगेशन दे दिया अपने ट्यूबवेल से, अपने कुएं से, जो भी आपके पास सोर्स है। तीसरी स्टेज में मान लो कि बारिश हो गई, चौथी स्टेज में भी मान लो बारिश हो गई, और 5वीं स्टेज में आपने फिर इरिगेशन दे दिया। तो बताओ टोटल कितने इरिगेशन हो गए? वैसे तो उस क्रॉप को 5 इरिगेशन की ज़रूरत थी, लेकिन 2 में तो बारिश हो गई ना, 2 में तो क्या हो गया, बारिश हो गई, तो रेनफॉल हो गए। मतलब इन दोनों को अब इरिगेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। इरिगेशन में काउंट कौन से होंगे? केवल ये 3। आप तो ये कहोगे भाई यूजुअली कि पानी आ तो गया, बारिश हो गई, मतलब वो तो इरिगेट हो गया। बारिश हो ज़रूर गई है, लेकिन बारिश के पानी को कभी भी इरिगेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। इरिगेशन में कभी भी बारिश के पानी को काउंट नहीं करना। इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल, बारिश के अलावा आप अपनी तरफ से कितना पानी दे रहे हो, वही कहलाता है क्या, इरिगेशन। अब ये जो इरिगेशन है वो ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? वाई इरिगेशन रिक्वायर्ड, हमें इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है? बारिश हो तो रही है, बारिश हो रही है, तो हमें इरिगेशन की अलग से देने की ज़रूरत क्यों है? देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि भाई कोई भी क्रॉप है, इसको आप अपने अपने तरीके से समझें कि आप हैं, ये आपकी 24 घंटे का समय हो गया। आपको सुबह उठकर पानी पीना है, फिर दोपहर में पानी पीना है, फिर आपको शाम को पानी पीना है, फिर रात को पानी पीना है, फिर सोने से पहले पानी पीना है। आपको 5 बार पानी पीना है। ठीक है, और मान लो कि रोज़ ही बारिश होती है, मान लो रोज़ बारिश होती है, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि एग्जैक्ट जब आप सुबह 6 बजे पानी पियोगे तो एग्जैक्ट 6 बजे ही बारिश हो जाए। भाई आपकी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट कब की कि मुझे सुबह 6 बजे पानी चाहिए, लेकिन सुबह 6 बजे बारिश ही नहीं हो रही। फिर आप सुबह 9 बजे पानी पीते हो, लेकिन 9 बजे भी बारिश नहीं हो रही। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि 9 बजे ही पानी बरस जाए। फिर उसके बाद आप 10 बजे, बहुत शॉर्ट में कर रहे हो, थोड़ा दूर दूर कर लो। फिर उसके बाद मान लो आप 1 बजे पानी पीते हो, तो 1 बजे भी ज़रूरत नहीं, चलो मान लो 1 बजे बारिश हो जाए। फिर मान लो आप शाम को 5 बजे पानी पीते हो। फिर रात को सोने से पहले आप PM लिखो भाई, इतने बजे पानी पीते हो। एक कंडीशन तो क्या है कि भाई पानी तो है, बारिश तो काफ़ी हो रही है, लेकिन जब हमको ज़रूरत है तब नहीं हो रही है।
ये मैंने एक अपना एग्जांपल, सेम ऐसा ही एग्जांपल आप प्लांट के साथ कर सकते हो कि एक प्लांट है, उसको 20 से 25 दिन बाद पानी की ज़रूरत है। अब बारिश नहीं हो रही, बारिश होगी, हो सकता है 10-15 दिन बाद लेट हो, लेकिन तब तक तो पानी, भाई दुनिया में हर इंसान, हर कोई इंतज़ार कर सकता है, लेकिन फसल, एग्रीकल्चर कभी भी इंतज़ार नहीं कर सकती, उसको तो टाइम पर ही चाहिए। अगर फसल को अभी न्यूट्रिएंट चाहिए, अभी उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो आपको अभी देना है। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि 5 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा। फसल को, अगर किसी भी क्रॉप को आज पानी की ज़रूरत है, 1 से 2 दिन के अंदर उसको पानी देना ही देना है। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि भाई रुक जा, 10-15 दिन और रुक जा, बारिश होने वाली है। आप बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो एक तो समस्या क्या है भाई, इरिगेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि भाई जो रेनफॉल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। भाई किसी भी क्रॉप को पर्टिकुलर स्टेज पर पानी की ज़रूरत पड़ती है, उस समय बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश जो है वो 10-15 दिन आगे हो रही है या 10-15 दिन पहले हो रही है। एक तो समस्या ये है कि बारिश तो होती है, कोई समस्या नहीं, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होती। जब प्लांट को चाहिए तब बारिश नहीं होती। तो एक इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है हमको कि एक तो बारिश हो रही है, लेकिन बारिश टाइम पर नहीं हो रही है। बारिश जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है कि भाई रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा लिख लो आप। पहली कंडीशन तो क्या बनती है कि रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर दी क्रॉप डिमांड। जब क्रॉप की डिमांड होती है उसके हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपना पानी देना पड़ेगा। भाई अगर क्रॉप को 20 से 25 दिन बाद पानी की ज़रूरत है, बारिश नहीं हो रही, तो आप बारिश का इंतज़ार नहीं करते, आपको इरिगेशन देना पड़ेगा। तो एक तो ये रीज़न है कि भाई पानी हमको देना पड़ता है। दूसरा कि पानी है ही नहीं, पानी की कमी है, मतलब रेनफॉल हो ही नहीं रही, बारिश की ही कमी है। भाई किसी भी प्लांट को ज़रूरत है, मान लो कि उसको 5 इरिगेशन की उसको ज़रूरत है, मतलब 5 स्टेज ऐसी आएंगी कि उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, और हर एक स्टेज पे मान लो उसको 7-7 सेंटीमीटर पानी देना है। मतलब मान के चलो कि उसको 40 से 45 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है उसको अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। इतनी बारिश ही नहीं हो रही वहाँ पर। समस्या तो ये है कि भाई इतनी बारिश ही नहीं हो रही। पहले तो चलो ये था बारिश हो रही थी, लेकिन वो बारिश सही समय पर नहीं हो पा रही थी, वो तो चलो ठीक है, वो समस्या, चलो बारिश हो तो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो समस्या ये कि बारिश हो ही नहीं रही। क्रॉप को 40 से 45 सेंटीमीटर पानी चाहिए, उतना पानी ही नहीं बरस रहा। समय तो छोड़ो, बाद की बात है कि पर्टिकुलर स्टेज पे बरसेगा नहीं बरसेगा, वो तो बाद की बात हो गई, वो तो चलो सेकेंडरी क्राइटेरिया हो गया। पहला क्राइटेरिया तो जगह पानी हो ही नहीं रहा, पानी ही नहीं बरस रहा, 40 से 45 सेंटीमीटर पानी ही नहीं है, मतलब रेनफॉल की ही कमी हो गई। रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट, रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग ही रेनफॉल सफिशिएंट नहीं। ये तो है आपका प्राइमरी रीज़न कि भाई सफिशिएंट ही नहीं है, बारिश हो ही नहीं रही उतनी, तो आपको इरिगेशन देना ही देना है। फिर मान के चलो कि भाई बारिश हो भी रही है, लेकिन फिर वो टाइम पर नहीं हो रही है, पर्टिकुलर स्टेज पर नहीं हो रही है, तो वो बन जाता है आपका सेकेंड रीज़न। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से हमको इरिगेशन देना पड़ता है। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई पानी इतना ज़रूरी क्यों है। देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई पानी, तो हम सभी को पता है पानी जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंडिस्पेंसिबल होता है। इंडिस्पेंसिबल समझते हो? इंडिस्पेंसिबल का मतलब जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर जैसे कि आप कहते हो ना कि मुझे भूख लगी है, मैं रोटी की जगह पर सब्जियां, मैं रोटी की जगह पर मान लो मैं फल खा लूँगा, फल खा के गुजारा कर लूँगा। मुझे आम बहुत पसंद है, मैं चलो आज मुझे आम नहीं मिला तो मैं केले खाकर ही अपना गुजारा कर लूँगा। मुझे केले बहुत पसंद है, बोलो चलो केले नहीं मिले तो मैं पपीता खाकर अपना गुजारा चल लूँगा। इनके विकल्प हैं कि चलो ये नहीं मिल रहा तो उससे काम चल जाएगा। क्या पानी का कोई विकल्प है? आप ऐसा बोल सकते हो कि चलो पानी नहीं मिल रहा तो ठीक है, मैं पानी की जगह पर ये चीज़ खा करके गुजारा कर लूँगा? नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना भाई टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके? पहले 16 थे, अब 17 हो गए। 17वां कौन सा है? निकल है। तो ये 17 एसेंशियल एलिमेंट है। जो एसेंशियल एलिमेंट है ना, अर्नोन एंड स्टाउट ने जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया यही था, एसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी इंडिस्पेंसिबल। भाई किसी भी एलिमेंट को, अर्नोन का जो एसेंशियलिटी ऑफ क्राइटेरिया था उसमें भी तो यही बात कही गई थी। सबसे पहला क्राइटेरिया यही था कि भाई उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप किसी भी एलिमेंट को आप एसेंशियल कब कहोगे, या कोई भी एलिमेंट ऐसी कौन सी योग्यता रखे कि उसको एसेंशियल कहा जाने लगे।
जैसे कि मान लो आप सोडियम को ले लो, अब सोडियम कहे कि साहब आप मुझे असेंशियल कैटेगरी में क्यों नहीं रखते, मैं क्या असेंशियल नहीं हूँ, कि नहीं भाई तुम असेंशियल नहीं हो। आर्नोन एंड स्टाउट ने क्या कहा कि असेंशियल एलिमेंट वही कहलाया जाएगा, पहली क्राइटेरिया, ऐसे बहुत सारे 3-4 क्राइटेरिया दिए थे उन्होंने। पहले क्राइटेरिया में उन्होंने क्या कहा कि भाई असेंशियल एलिमेंट वही कहलाया जाएगा जो इनडिस्पेंसिबल होगा, जिसका कोई विकल्प ना हो, कि भाई मुझे मॉलिब्डेनम की ज़रूरत है तो मॉलिब्डेनम ही चाहिए, यहाँ पर मैं मैग्नीज से या किसी और से काम नहीं चला सकता। सेम वही चीज़ पानी भी कैसा होता है, इनडिस्पेंसिबल होता है, इसकी पूर्ति कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती, पानी चाहिए मतलब पानी ही चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है कि पानी जो होता है वो इनडिस्पेंसिबल होता है, वाटर इज इनडिस्पेंसिबल चलो ठीक है, इनडिस्पेंसिबल फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए, जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए, और प्लांट के लिए, कोई भी, मैं तो कह सकता हूँ यहाँ पर ऑल लिविंग सेल्स कह दो आप, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आप मोटा मोटी समझ लीजिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी की बात कर रहे हैं। अब आपको सर वायरस के लिए भी होता है क्या, तो ऐसी बातें ना किया करो, ठीक है, मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ, चलो छोड़ो उसको, हटाओ, नहीं तो आप तो भैया ऐसे ज़रूरी नहीं है आप तो ऐसी बातें करना शुरू कर दोगे, ये क्या हो गया, हाँ हटा दो इसको, हटा दो, इतना ही समझ लो, ठीक है। ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए पानी कैसा होता है, इनडिस्पेंसिबल होता है। अब ह्यूमन को और इंसान को मारो गोली, इसमें से ले लो सिर्फ प्लांट, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर वाले, हम बात करेंगे सिर्फ प्लांट की। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको पानी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये बने ही पानी के होते हैं। अब जो चीज़ पानी की ही बनती है तो उनको पानी तो चाहिए ही चाहिए भाई। अपन कह ना वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर, वाटर इंडिस्पेंसिबल क्यों है, क्यों ये इतना ज़रूरी है, क्योंकि हम बनते ही पानी से हैं, इंसान हो, एनिमल हो, कोई प्लांट हो, ये बनते ही पानी से हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर लगभग ऑन एन एवरेज अपन बात करें तो 90% पानी ही होता है उसके अंदर। 90% पार्ट जो होता है इनकी बॉडी का इज वाटर, यानी कि जो चीज़ बनती ही पानी से है तो उसको तो पानी की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए, फिर बिना पानी के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि भाई 1 किलो 1 kg, मेरे पास के क्यों नहीं बनता ठीक से, 1 kg प्लांट का अगर मैं ड्राई मैटर इकट्ठा करता हूँ, समझते हो क्या 1 kg ड्राई मैटर क्या होता है। कोई भी एक प्लांट है, जैसे कि ये रहा एक प्लांट, ठीक है, इस प्लांट को मैंने पहले सुखाया, सुखाने के बाद जब पूरी तरह से मैंने सुखा लिया, मतलब इसमें से बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा है, उसके बाद ये कैसा रहेगा अपना, एक ड्राई प्लांट रहेगा, पूरी तरह से ड्राई, इसके अंदर बिल्कुल भी 0% मॉइस्चर है। इसको तौल लो, ऐसा 1 किलो ड्राई मैटर इकट्ठा कर लो, कितना 1 किलो ड्राई मैटर आप इकट्ठा कर लो, तो वही बात हो रही है 1 kg प्लांट ड्राई मैटर, इसको बनाने में कितना पानी लग जाता है, एक प्लांट को 1 kg ड्राई मैटर बनाने में कितना पानी का यूज़ हो जाता है, तो वो आप लिख लीजिए लगभग 400 से 500 लीटर, लगभग 400 से 500 लीटर पानी में एक प्लांट 1 kg ड्राई मैटर बना पाता है। और कुछ बातें देखो इसके अंदर, अगर मैं एक प्लांट पार्ट की ही बात करता हूँ, चलो कोई भी एक प्लांट ले लो, एक प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं उसके एपिकल पार्ट की बात करूँ, एपिकल पार्ट समझते हो, जैसे कि उसकी शूट टिप हो गई, रूट टिप हो गई, वो एपिकल पार्ट मतलब उसकी रूट टिप या फिर कहें उसकी शूट टिप, जो रूट टिप शूट टिप वो होती हैं उसकी एपिकल पार्ट। इसकी जो एपिकल पार्ट होते हैं उनके अंदर कितना पानी होता है, तो रूट टिप शूट टिप इनके एपिकल पार्ट में होता है 90% से ज़्यादा पानी, 90% से ज़्यादा पानी इनके अंदर होता है। और देखो स्टेम ले लो, लीव्स ले लो, फ्रूट ले लो, इनके अंदर आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं बेच रहा हूँ, स्टेम ले लो, फ्रूट ले लो, लीव्स ले लो, स्टेम ले लो, फ्रूट ले लो, लीव्स ले लो, तो स्टेम ले लो, लीव्स ले लो, फ्रूट ले लो,
इनके अंदर अगर हम बात करें तो 70 to 90% पानी होता है। 70 to 90% इनके अंदर पानी होता है। लकड़ी में कितना पानी होता है? वुड, लकड़ी की अगर हम बात करें तो 50 से 60% पानी इनके अंदर होता है। लकड़ी के अंदर कितना होता है? 50 से 60% पानी होता है। एक मैच्योर प्लांट की अगर हम बात करें, मैच्योर प्लांट, तो मैच्योर प्लांट के अंदर होता है 15 से 20% पानी। ठीक है। वहीं अगर एक फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड, अभी हमने तुरंत जब जस्ट हार्वेस्टिंग की है हमने, उसके अंदर अगर हम बात करें कितना पानी होता है, तो 15 से लेकर के 20% तक। ठीक है। उसके बाद फिर आप स्टोर करो तो वो तो स्टोरेज के पर्पज से, आप सीरियल्स क्रॉप कर रहे हैं तो आप 10 से 12 से 14% या 10 से 12% के बीच में रखें आप, वो अलग चीज़ है। तो ये तो अपने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, इम्पॉर्टेंट ही है, बस पता होना चाहिए। चल अब बात करते हैं अपन वाटर रिसोर्सेस। पहले देख लेते हैं अपन वर्ल्ड लेवल पर कि वर्ल्ड लेवल में क्या वाटर रिसोर्सेज है। वर्ल्ड से मतलब यहाँ पर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, हमारी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि भाई हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितना पानी है, उस पानी को हमने कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, उस हिसाब से समझो। तो पहले तो टोटल वाटर की हम बात कर लेते हैं। इससे मान के चलो कि भाई टोटल वाटर ऑन दी अर्थ, इस पृथ्वी पर जितना पानी है वो उसकी बात कर रहे हैं अपन। 100% से समझेंगे कि भाई 100% है, आधा आधा बांट लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, नहीं तो फिर सब खिचड़ी हो जाएगी। देखो टोटल वाटर ऑन दी अर्थ कितना मानना है अपन? हर चीज़ को 100% ही मानना पड़ेगा, और क्या है। ठीक है। ये 100% में क्या क्या है उसको देखते जाओ। सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम मैं कहूँगा 97.39%, यानी कि लगभग 97.40 हो गया, 97.40 हो गया, इतना तो है ओशियन। क्या है आपका? ओशियन है, समुद्री समुद्र है, इतने में तो है ओशियन। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97.39% में तो समुद्र ही समुद्र है, ओशियन है। उसके बाद देखो 2.01% तो है आपका आइस के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में, जैसे कि पोलर आइस वगैरह हो गई आपकी। ठीक है। प्लस आपका जैसे कि आइसबर्ग वगैरह हो गए आपके। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि आपके ग्लेशियर्स हो गए आपके, बर्फ़ के फॉर्म में है। ठीक है। आइस बनी कितना? 2.01%। बचाई क्या फिर? थोड़ा थोड़ा बचता है आपका, जैसे कि 0.58% जो वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर है, ज़मीन में चला गया पानी वो, प्लस आपका सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो। इसके अलावा 0.02% पानी की अगर हम बात करें तो ये नदियों में है, झीलों में है, नदियों में है। और देखो 0.001% वाटर ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है, जिसको अपन कहते हैं ना ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर एक वाटर कहते हो, चलो इसको एटमॉस्फेयर एक वाटर है, कितना? 0.01%। तो एक तो तरीका ये हो गया भाई पूरे पानी को क्लासीफाई करने का। एक तरीका आप ऐसे समझ लो कि भाई जो टोटल वाटर है, कि टोटल वाटर है पूरे अर्थ के ऊपर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक तो ओशियन वाटर, समुद्र का पानी, खारा पानी, और दूसरा फ्रेश वाटर। एक खारा पानी है और दूसरा कौन सा है आपका? फ्रेश वाटर है। खारा पानी तो वही है आपका 97.39%। ये तो क्या है आपका? खारा पानी है। 97.3 वाला 97.40, तो बचा कितना आपका? लगभग 2.6%। ये तो रहा आपका फ्रेश वाटर। अब ये जो ओशियन वाटर है ये तो अपने इरिगेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इसको तो आप लिख लो भैया कि नॉट अवेलेबल। ये तो अपने किसी काम का नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर इरिगेशन। हमारे इरिगेशन के लिए तो ये अवेलेबल नहीं है। कोई टेक्निक की मदद से आप इसको अवेलेबल करवा लो तो बात अलग है, यूजुअली तो अवेलेबल नहीं है।
अब ये जो आपका फ्रेश वाटर, आप सोचोगे 2.6% तो फ्रेश वाटर है, उसमें से भी देख लो अभी तक। अब ये जो फ्रेश वाटर ना, इसको आप टोटल मान के चलो, मतलब जो टोटल फ्रेश वाटर है उसकी अगर हम बात करें कि भाई जो टोटल अपने पास फ्रेश वाटर है, मतलब अब इसको आप 100% मान के चलो कि भाई 100% जो हमारे पास टोटल फ्रेश वाटर है उसकी बात कर रहे हैं। इस 100% में से अगर हम बात करें तो आपका लगभग 77.23% पानी तो आपका बर्फ़ में बना हुआ है। बर्फ़ मतलब आपका यही पोलर आइस, आइसबर्ग, ग्लेशियर उसमें है। मतलब ये भी क्या हो गया आपके लिए, इरिगेशन के लिए नॉट अवेलेबल हो गया, नॉट अवेलेबल फॉर इरिगेशन, यानी इरिगेशन के लिए तो ये हो गया नॉट अवेलेबल। अब बचता जो भी है, अब बचा हुआ रिमेनिंग जो भी है, बस यही है अवेलेबल। रिमेनिंग आपका जो भी बचता है वही अवेलेबल है, वही, उसी को चाहे तो आप ग्राउंड वाटर कह लीजिए, ठीक है, उसी को आप सॉइल मॉइस्चर कह लीजिए, उसी को आप एटमॉस्फेरिक वाटर कह लीजिए, ये आपका है, बस यही है अवेलेबल। सोचो कहाँ से चले थे और कहाँ पर आके अटके हैं, बस इतना पानी अवेलेबल है अपने इरिगेशन के लिए। पर ये भी बहुत है, कम नहीं है ये पानी, बस केवल यही पानी अवेलेबल है इरिगेशन के लिए, उतना भी हम दे नहीं पाते जितना ये अवेलेबल है। ये कहानी आपको समझ में आ गई, इस तरह का क्लासिफिकेशन और इस तरह का क्लासिफिकेशन। ये तो वर्ल्ड की बात करी थी, अब बात करते हैं अपन अपने इंडिया की, कि इंडिया के अंदर कैसा क्या है उसको समझो। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया के अंदर पानी आता कहाँ से है। वाटर रिसोर्सेस, पानी क्या पेड़ में उगता है? पानी एक नेचुरल रिसोर्सेस है। जैसा कहते हैं ना कि भाई एग्रीकल्चर में आप हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कभी मत करना। भाई एग्रीकल्चर में आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है, कोई समस्या नहीं है, आपके पास पैसा है, आप चाहे जितना फर्टिलाइज़र खरीदो। आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास अगर पैसा है चाहे जितना पेस्टिसाइड खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीड चाहिए, आपके पास पैसा है, चाहे जितना सीड खरीदो, कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या आप पानी खरीद सकते हो? क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड खरीद सकते हो? क्या आप ऑक्सीजन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना, ये आप नहीं खरीद सकते। ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी भी नेचुरल रिसोर्सेज है। आप कहोगे सर हम तो खरीद लेंगे, कितना खरीदेंगे भाई? 1 टैंकर खरीदेगा, 2 टैंकर, 100 टैंकर खरीद लेगा, 1000 टैंकर खरीद लेगा। टैंकरों से खेती नहीं होती। पानी ऐसे नहीं कि भाई 1-2 टैंकर, 4-5, कितने टैंकर लेके आएगा भाई? टैंकरों से खेती नहीं, और कहीं से तो लाएगा। वो 100 टैंकर भी चल तुम मंगवा के लाता है कि भाई मैं 100 टैंकर ले आऊँगा अपनी खेती करने, तो कहीं ना कहीं से तो लाएगा, वहाँ ख़त्म हो जाएगा पानी। फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं बना सकते, ये आपको ऊपर वाला ही देगा। ऊपर वाले से मतलब जैसे पानी की बात करें, भाई जो वाटर रिसोर्सेस है ये कहाँ से आ रहा है, इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रहा है? बारिश से, रेनफॉल। अगर बारिश ना हो तो कोई पानी नहीं है, बारिश से ही है, और बारिश नहीं तो कोई पानी नहीं। अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारे पास? बारिश है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो पानी का रिसोर्सेज है वो क्या है? बारिश। कितनी बारिश होती है, क्या होता है, उसके बारे में देखो। एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, अब देखो डाटा आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप एक एग्रीकल्चर के तौर पर अगर हम बात करें, अपनी जो एग्रीकल्चर की स्टैंडर्ड बुक है उनके अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो 1194 mm इतना बारिश अपना होता है। ये एवरेज रेनफॉल है, इसको अच्छे से लिखो। चलो, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये पूरे साल भर में हुई एवरेज एनुअल रेनफॉल है। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी? 1194 mm, ठीक है। ये मैंने कहा ना, आपको डाटा अलग अलग मिल जाए। कुछ किताबें अगर आप नॉर्मल मान लो किसी इंटरनेट पे सर्च करने बैठोगे ना, तो हो सकता है आपको ये ना मिले। कई जगह पर आपको 1170 मिलता है, 1170 mm। लेकिन एक एग्रीकल्चर में जो स्टैंडर्ड बुक्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अपन चले तो आप ये रखो याद, कितना? 1194 mm। अच्छा, इतनी बारिश अपने साल भर में हो जाती है। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बताइए कितना होता है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये तो आपको सभी जगह एक जैसा ही मिलेगा, होता तो लगभग
328 पॉइंट समथिंग है, लेकिन ऑन एन एवरेज अपन उसको समझे तो 329 मिलियन हेक्टेयर। थोड़ा सा पॉइंट में रहता है 320, 328 दशमलव ऐसा कुछ है, लेकिन 329 मिलियन हेक्टेयर इसको अपन ऑन एन एवरेज मान के चलें कि भाई इतना होता है। तो बताइए टोटल रेनफॉल से कितनी बारिश हुई। हमारे इंडिया का एरिया यही है और एनुअल रेनफॉल इतनी है, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई कितना पानी हमारे पास इकट्ठा हुआ इतने एरिया में। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल रेनफॉल अमाउंट। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा यूनिट पर फोकस करना, ये mm में है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 1.194 मीटर, पहले ये मीटर में कन्वर्ट होगा तब मल्टीप्लाई करना। तो टोटल रेनफॉल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका पर एनम एक साल का 329, ये मिलियन हेक्टेयर है। ये क्या है आपका मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको एनुअल रेनफॉल से, मीटर से। ये क्या चीज़ है आपका मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका लगभग 392 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा भी थोड़ा सा पॉइंट में आता है कि 392 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो ये क्या चीज़ है आपकी यूनिट, मिलियन हेक्टेयर मीटर। इतना पानी अपना बारिश से इकट्ठा हो जाता है साल भर में अपने इंडिया के अंदर। अच्छा, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़बारी भी तो पानी में पिघली जाएगी ना। तो स्नोफॉल भी हमारे इंडिया के अंदर होता है, हालांकि ज़्यादा नहीं होता लेकिन कुछ एरिया में तो होता है, स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल से जो टोटल पानी आता है वो लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर मीटर के समथिंग आ जाता है। तो बताइए टोटल पानी कितना आया, जोड़ दो इसको और इसको। टोटल वाटर लिख लो बस सिंपल। अब तो टोटल वाटर कितना अपने पास अवेलेबल हो जाता है हर साल, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इतना पानी हमारे पास हर साल अवेलेबल हो जाता है। पता है ये कितना पानी है, 400 मिलियन हेक्टेयर। 400 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन ले लो, मतलब ज़मीन क्या ले लो, पूरा इंडिया हो गया अपना। जैसे ये है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर अपना पूरे इंडिया का है। पूरे इंडिया को पहले आप समतल कर दो, एक जैसा बना दो, और उसमें 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। इतना पानी अपन को हर साल मिलता है। जैसे कि मान लो ये अपने इंडिया का पूरा एक एरिया है, ठीक है। इसमें जब आप पानी भरोगे, इतने अमाउंट को पानी भरोगे तो 1 मीटर तक डूब जाएगा। 400 मिलियन हेक्टेयर का मतलब हो गया कि 400 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ले लो और उसमें 1 मीटर तक पानी भर दो, इतना पानी होता है। तो हमारे पास साल भर इतना पानी हमको बारिश से मिल जाता है। कितना, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। अच्छा, ये जो पानी हमको मिल रहा है ना, ये तो सिर्फ किताबी डाटा है। हमको पानी तो इससे भी बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल इतनी होती है। यहाँ पर जो रेनफॉल काउंट की जाती है ना, वो सिर्फ रेनी डे की काउंट की जाती है, सिर्फ और सिर्फ रेनी डेज। रेनी डेज क्या होता है, जिस दिन 2.5 mm से ज़्यादा की बारिश होती है उसी को रेनी डे कहा जाता है। 2.5 mm रेनफॉल, जिस दिन 2.5 mm से ज़्यादा की बारिश होगी सिर्फ और सिर्फ उसी को रेनी डे कहा जाएगा। और अगर हम साल भर में बात करें तो ऐसे लगभग ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 130 दिन ही आपके रेनी डे कहलाते हैं। मतलब केवल 130 दिन ही ऐसे हैं जब 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो पाती है। ये ऑन एन एवरेज है और पूरे इंडिया में नहीं चलता है। जैसे कि मान लो मैं एमपी से हूँ तो मैं तो कहूँ मेरे यहाँ तो पानी बरसा ही नहीं, मेरे यहाँ क्या का रेनी डे। लेकिन आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो बहुत पानी बरसा है, तो आप क्या रेनी डे। ऐसे पूरी इंडिया के हर जगह का रेनी डे रहता है। ऑन एन एवरेज अगर इसको बनाए अपन तो पूरे साल भर में अपना 365 दिन में से 130 दिन अपने ऐसे होते हैं जब 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो जाती है। अब आप ये मत कहना सर मेरे यहाँ तो 30 mm से 130 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे यहाँ तो मुश्किल से 10-15 दिन ही पानी बरसता है। कोई जैसलमेर का लड़का मुझसे बोले कि सर हमारे यहाँ तो मुश्किल से साल भर में 15 दिन ही पानी बरसता है। तो बट्टे जी आपके पर्टिकुलर ज़िले की, आपके पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ये इंडिया की ऑन एन एवरेज। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, उनका एवरेज बना जाएगा। तो लगभग 130 दिन जो होते हैं वो आपके रेनी डे होते हैं। रेनी डे से मतलब क्या क्या लिख दिया भाई तुमने, रेनी डे होते हैं कितने, 130 दिन रेनी डे होते हैं जिस दिन 2.5 mm से ज़्यादा की बारिश होती है। ठीक है, 130 दिन। और इन 130 में से भी अगर मैं निकालूं तो इसको अपन ने ऐसे डिवाइड किया है कि भाई हैवी, हाँ 75 डेज तो आपके इफेक्टिव होते हैं
इस 130 में से भी जो आपके 75 डेज हैं वो हैं आपके इफ़ेक्टिव रेनी डे। इफ़ेक्टिव रेनी डे का मतलब जिस दिन बहुत बारिश, 2.5 mm से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और बाकी के जो बचे हुए, बाकी के कितने बचते हैं आपके यहाँ पर 55 दिन। 55 दिन जो बचते हैं आपके, ये 55 दिन आपके बहुत ही फेयर वाले, मतलब बहुत कम रेनी डे वाले, मतलब रेनी डे 2.5 mm के आसपास ही सब कुछ रहता है आपका। ये आपके वेरी, क्या लिखें इनको अपन, वेरी लाइट रेन लिख दो, वेरी लाइट रेन, वेरी लाइट रेन मतलब हल्की बारिश होती है, लेकिन 2.5 mm से ज़्यादा हो जाती है। इनको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब आप बताइए, हमने सिर्फ वही दिन काउंट किए जो 2.5 mm से ज़्यादा बारिश वाले होते हैं। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जब 2.5 mm से कम भी तो बारिश होती है, उनको तो अपने इसमें काउंट ही नहीं करते। ये जो अपने निकाला 1194 mm, ये सिर्फ रेनी डे का ही डाटा है। इसमें वो वाले दिन तो है ही नहीं जिसमें अपन को 2.5 mm से कम की बारिश हो जाए, वो डाटा तो अपन लिखते ही नहीं है। तो पानी तो अपन को इससे भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन ऑफिशियली अपने पास कितना पानी है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी है। अब इस 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी का कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करोगे इस पानी का, वो आप देखो। तो ये रहा आपका 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इसमें से जो 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर है वो आता है आपका मानसून सीज़न से। मेन तो आपका क्या है, मानसून सीज़न का ही है, ये आता है आपका मानसून सीज़न से। और बाकी का बचा 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये आपका बाकी के साल भर के जो रिमेनिंग दिन हैं उनसे आ जाता है। अब ये जो 400 मिलियन हेक्टेयर है इसको आप डिवाइड कर लो। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। क्यों डिवाइड करोगे, बस आप देखते जाओ। 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ये क्या है भाई, टोटल कर लो, 400 ही हो रहा है। 215 जो है ना, ये तो वो पानी है जो सॉइल के अंदर, भाई बारिश हुई, बारिश होते ही मिट्टी पर गिरेगी तो तुरंत इन्फ्लेट मिट्टी के अंदर चली जाएगी वो। 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी वो है जो मिट्टी के अंदर इनफिल्ट्रेट हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया इसका इनटू दी सॉइल, मिट्टी के अंदर चला गया ये। अब मिट्टी के अंदर जाएगा, 2 चीज़ें होंगी, या तो मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो इनको बाइंड कर लेंगी, और कुछ पानी उन पार्टिकल से होता है वो भी और नीचे चला जाएगा, जिसको अपन कहते हैं ग्राउंड वाटर। मतलब इसमें भी फिर 2 पार्ट होंगे। एक तो वो पानी, यहाँ पर आप लिखें ये 215 में से 165, कलर ये लिख रहे थे, 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये तो आपका क्या है, सॉइल मॉइस्चर का पानी है। ये तो क्या रहा, सॉइल मॉइस्चर वाला, मतलब मिट्टी के पार्टिकल्स जो आपके कण हैं मिट्टी के, सैंड सिल्ट के लिए जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उन्होंने इसको बाइंड करके रखा है सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में। 165 मिलियन हेक्टेयर। 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर ये चला जाएगा और नीचे, जिसको बोलेंगे हम क्या, ग्राउंड वाटर। ये चला गया आपका और नीचे, जिसको क्या बोलेंगे अपन, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये 70 मिलियन जैसा आया था वैसे ही वापस लौट जाएगा एवोपोरेशन से। इसका हो जाएगा क्या, एवोपोरेशन, भाप बन के तुरंत, यानी कि जो हमको दिया गया था वो तुरंत वापस लौट गया, ये भाप बन के वापस से उड़ गया। 115 जो है आपका, ये है आपका सरफेस रन ऑफ। ये आएगा और सरफेस बहकर नाले नदियों से सड़कों से होता हुआ, भाई पक्की सड़क बन गई है। अब यहाँ पर तो मिट्टी थी तो मिट्टी में चला गया, पक्की सड़क बन गई है, लोगों के घर बन गए, तो वहाँ मिट्टी तो है नहीं, तो वहाँ पर ये क्या होगा, बहकर जाएगा नदियों से, छोटे छोटे नालों से, बड़ी बड़ी नदियों में मिलेगा, फिर फाइनली किस में, समुद्र में जाकर मिल जाएगा। और इस दौरान हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं। तो ये सरफेस रन ऑफ में चला गया। इस सरफेस रन ऑफ में भी अगर आप डिवाइड करें तो 105 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये तो आपका है सरफेस रन ऑफ फ्रॉम रेनफॉल, ये बारिश से है। ठीक है, और इसमें कितना बचता है फिर, 105 लगाओ भाई, कैलकुलेशन करो कितना है, 10। मैथमेटिक्स ना बहुत ही गंदा है। फ्रॉम दी स्नो। अच्छा, मैथमेटिक्स किसी भी व्यक्ति का कितना भी गंदा हो, नोट गिनने में हमेशा अच्छा रहता है। सही कहा ना मैंने, कितना भी गंदा मैथमेटिक्स, मैं अपने ऊपर भी बात कर सकता हूँ। मुझे कोई नोट दे देना भी गिन के कि ये 1 करोड़ है, इनको गिन के दिखा, तो मैं गिन के दिखा दूंगा, माइनस भी कर दूंगा, हर चीज़
नोट गिनने में तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का हो, अनपढ़ी क्यों ना हो, नोट गिनवा लो। मेरा मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा है, वैसे है मुझे कहाँ आता है मैथमेटिक्स, मैं तो बिल्कुल ही गधा हूँ। ये इतना समझ में आया आपको? अभी इसके अंदर आपकी सारी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ये तो आपकी जो बारिश हो रही है उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब और देखो यहाँ पर अपना जो इरिगेशन कमीशन है इंडिया का 1972 में आया था, बट अकॉर्डिंग टू द इरिगेशन, आपको सर बट क्यों लिखा? बट इसलिए लिखा क्योंकि ये इसके डाटा जो है वो इससे काफ़ी अलग है। यहाँ पर तो अपन ये पढ़ लिया, यहाँ पर जो डाटा मिलेंगे वो कुछ और ही मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कब आया था ये? 1972 में। हमारे आज़ाद भारत का तो ये पहला इरिगेशन कमीशन है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सेकंड इरिगेशन कमीशन है। ये कौन सा है आपका? सेकंड। पहला इरिगेशन कमीशन अगर अंग्रेजों के ज़माने में आया था 1903 में। पहला कब आया था इरिगेशन कमीशन? 1903 में आया था अंग्रेजों के ज़माने में। लेकिन आज़ाद भारत, इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद बात करें तो ये पहला इरिगेशन कमीशन है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर ये हमारा दूसरा इरिगेशन कमीशन है। इस इरिगेशन कमीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ डाटा अलग ही है। ये कहते हैं कि भाई जो टोटल एनुअल सरफेस फ्लो है या जो सरफेस रन ऑफ है वो 180 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। ये क्या कह दिया इन्होंने? इनका कहना क्या है कि भाई सरफेस टोटल एनुअल सरफेस फ्लो कितना? 180 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। यहाँ पर हमने कितना पढ़ा? 115 मिलियन। आप कहोगे सर दोनों में डाटा डिफरेंस क्यों है, क्या कौन सा सही है? दोनों सही है। इन्होंने जो बताया है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बताया है? बारिश का बताया है। 115 किसका बताया? सिर्फ बारिश का। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। क्या क्या इन्होंने इंक्लूड कर लिया? इन्होंने यहाँ पर एक तो जो बारिश से हो रहा है वो कितना हो रहा है? 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ये तो इन्होंने रखा ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो जरा कि भाई ये जो ग्राउंड वाटर जा रहा है, आपका ज़मीन के नीचे जो पानी जा रहा है, ये जो ग्राउंड वाटर वाला 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर ये जो ज़मीन के नीचे जा रहा है, तो ये ज़मीन के नीचे कहाँ जाएगा? क्या अर्थ के कोर में जाना है क्या? इसको नहीं जाना ना, ज़मीन के नीचे जाएगा। भाई जैसे कि ये अर्थ है, अब इस अर्थ के नीचे ये पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसके सेंटर तक थोड़ी जाएगा, बस यहाँ तक जाएगा, उसके बाद बहेगा तो फिर ऐसे ही, और कहीं ना कहीं जाकर ये नदी में या समुद्र में जाकर मिलना ही मिलना है। यानी कि ये भी क्या हो गया आपका? एक तरह से सरफेस फ्लो ही हो गया, पर ये अंदर है, ये नदियों में जाकर मिलेगा। फिर जो मान लो जैसे कि मान लो ये कहीं नदियाँ बह रही है, ये नदियाँ बह रही है, यहाँ से भी पानी जाता है ग्राउंड वाटर में, यहाँ से भी जाता है, तो पानी यहाँ से भी वापस आता है। पानी यहाँ से ग्राउंड वाटर का पानी, ये जो पानी गया था ग्राउंड वाटर का, ये नदियों में जाकर मिलता भी है, और नदियों का पानी वापस से ग्राउंड वाटर के अंदर आता भी है। मतलब यहाँ पर एक तरह से रीजनरेटेड हो रहा है, ये रिवर स्ट्रीम वगैरह से पानी वापस से रीजनरेट हो रहा है। यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, इसको ग्राउंड वाटर में भी काउंट कर रहे हैं हम, और इसी पानी को सरफेस रन ऑफ में भी काउंट कर रहे हैं। पानी तो कहने के लिए उतना ही है, लेकिन एक ही पानी को हम दो जगह काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी उस कैटेगरी में भी जा रहा है, रन ऑफ भी हो रहा है, और ग्राउंड वाटर में भी काउंट हो रहा है, और जो नदियों में बह रहा है वहाँ से ग्राउंड वाटर में भी जा रहा है, दोनों में काउंट हो रहा है वो पानी। तो यहाँ से ये जो 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर है ना, 115 तो अपना ये हो गया, इसमें आपका कितना था अपना ये? 45 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ये आपका रीजनरेट हो गया, रीजनरेटेड फ्रॉम द रिवर स्ट्रीम, ठीक है। प्लस 20 मिलियन हेक्टेयर मीटर ये आता है आउटसाइड द इंडिया, बाहर से भी आता है। बाहर की जो दूसरे देश की जो नदियाँ हमारी इंडिया से होकर के निकलती हैं, तो वो पानी भी तो हमारी इंडिया का ही काउंट हो रहा है, जितना जो पानी उनकी नदियों का आ रहा है आउटसाइड दी इंडिया, आउटसाइड दी कंट्री। ये 20 मिलियन, तो टोटल बताइए कितना हो गया? इनको आप जोड़ लीजिए, 115, 45, 20, ये हो जाएगा आपका कितना? 180 मिलियन हेक्टेयर मीटर। बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 180 कैसे हो गया? इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 115 ही क्यों है? यहाँ पर सिर्फ, वहाँ पर 115 इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ रेनफॉल का था। यहाँ पर 15 मिलियन हेक्टेयर मीटर रिवर स्ट्रीम से वापस रीजनरेट हो रहा है वो, और बाहर इंडिया के बाहर से आ रहा है वो भी है। इस तरीके से यहाँ पर होता है। अच्छा, आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो? यहाँ पर यूटिलाइजेबल की अगर हम बात करें कि भाई कितना यूटिलाइजेबल वाटर है इसमें, यूटिलाइजेबल
सरफेस फ्लो वाटर हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो डाटा आप लिख लीजिए। ये डाटा है आपका 69 मिलियन हेक्टर मीटर, 69 मिलियन हेक्टर मीटर। ये यूटिलाइजेबल है, इतना यूज़ नहीं करते, मतलब इतना आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपन इतना यूज़ नहीं कर पाते। अपन इसमें से कितना यूज़ करते हैं? प्रेजेंटली यूटिलाइज्ड वाटर की अगर हम बात करें कि भाई कितना आप कितना यूज़ कर पाते हो, बहुत कम। हम यूज़ कर पाते हैं 31.12 मिलियन हेक्टेयर मीटर, हम बस इतना ही यूज़ कर पाते हैं। जबकि हमारे पास अवेलेबल कितना है भाई, हम इतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कर कितना पाते हैं? केवल 31.12। आपको सर सरफेस फ्लो वाटर को भी हम यूटिलाइज करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं भाई। नदियों में से आप देखो, नदियाँ जब बहती हैं तो लोग बाग उसके पानी को इरिगेशन में यूज़ लेते हैं। वो सब क्या है आपका भाई, आपकी छत पर पानी बरसा, आपने उसको स्टोर कर लिया, वाटर सेट वगैरह बन रहे हैं, वो भी क्या है? सरफेस फ्लो का ही पानी तो है, वो उसको भी तो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका पानी भी यूज़ होता है। तो आप यूज़ कितना कर सकते हो? 69 मिलियन हेक्टेयर, ये यूटिलाइजेबल है। लेकिन यूटिलाइज कर कितना रहे हो? केवल 31.12 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ठीक है, इसको आप दे दो 1। ये 1 क्यों दिया है अभी देखते जाओ। अपन बात करें यहाँ पर ग्राउंड वाटर की, इसी इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो टोटल ग्राउंड वाटर है वो कितना है? इनके अकॉर्डिंग जो टोटल ग्राउंड वाटर है वो है 85 मिलियन हेक्टेयर मीटर। यहाँ पर ग्राउंड वाटर कितना है? केवल 50। यहाँ पर कितना है? 85। कैसे? 50 तो वो है ही पहले वाला, और मैंने कहा ना यहाँ पर शेयरिंग बहुत होती है, इसका पानी उधर है तो टोटल 400 मिलियन हेक्टेयर, बस उसी को शेयर कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर जो नदियों से पानी बह रहा है, वो नदियों का पानी भी तो ग्राउंड वाटर में जाएगा, जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर नदियों का पानी भी ग्राउंड वाटर में ऐड होता है। ठीक है, इसके अलावा आप इरिगेशन देते हो भैया, आप अपनी तरफ से भी तो सिंचाई दे रहे हो ट्यूबवेल वगैरह से निकाल करके, तो कुछ क्रॉप जाएगा, कुछ नीचे की तरफ और बह जाता है, तो वो भी ग्राउंड वाटर में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर 50 ये है, और 35 मिलियन हेक्टेयर मीटर ये तो डायरेक्ट रेनफॉल से आ ही रहा है, ये तो डायरेक्ट रेनफॉल से आ ही रहा है। बाकी का जो 35 मिलियन हेक्टेयर मीटर है ये नदियों से, झीलों से, इरिगेशन से, इन सब से भी आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास ग्राउंड वाटर? 85 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इसमें से यूटिलाइजेबल कितना है, मतलब हम कितना यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड वाटर में से? यूटिलाइजेबल की अगर हम बात करें तो वो है आपका 43.3 मिलियन हेक्टेयर मीटर, इतना यूटिलाइजेबल है। लेकिन हम यूटिलाइज कर कितना रहे हैं? प्रेजेंटली हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं? प्रेजेंटली जो यूटिलाइज्ड वाटर है वो है केवल 12.80 मिलियन हेक्टेयर मीटर, केवल इतना यूटिलाइज कर रहे हैं। इसको बना दो आप क्या? इक्वेशन 2। अब आपसे कोई पूछ ले, बताओ टोटल प्रेजेंट यूटिलाइजेशन कितना है? ये उसको छोड़ दो आप, यहाँ पर देखो आप, ये जो पानी है ये डायरेक्ट किसको मिल रहा है? ये डायरेक्ट रेनफॉल से किसको मिलेगा भाई? वेजिटेशन को, आपके जो भी प्लांट वगैरह हैं उनको मिलेगा। ये वेजिटेशंस को मिल जाएगा, प्लांट को मिल जाएगा। कौन सा? सॉइल मॉइस्चर, ये 165 प्लस यहाँ पर 5 मिलियन हेक्टेयर मीटर हम इरिगेशन करते हैं। खुद से जो हम दे रहे हैं वो कितना देते हैं? मात्र 5 मिलियन हेक्टेयर मीटर, बस इतना ही दे पाते हैं। यानी कि ये दोनों मिला करके कितना हो गया आपका? 165 प्लस 5, 170 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इतना पानी, 170 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी किसके लिए अवेलेबल है? प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, क्रॉप के लिए अवेलेबल है, जिसमें से 165 तो बारिश से आया और 5 मिलियन हेक्टेयर हमने अपनी तरफ से इरिगेशन के तौर पर दे दिया है। तो ये जो अपन दे रहे हैं अपन, एक तो इरिगेशन को छोड़ दो और अपना ये सॉइल मॉइस्चर वाले पानी को छोड़ दो, बाकी का जो बचा हुआ पानी है उसमें से आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो? टोटल यूटिलाइजेबल कितना है? तो इन दोनों को जोड़ दो। टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपका? 31.12, बार बार मिलियन हेक्टेयर मीटर का लिखना यार, प्लस 12.80, तो ये आपका हो जाएगा 43.92 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ये अपना क्या है? टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब इतना पानी अपन यूज़ कर रहे हैं अदर देन द इरिगेशन एंड अपना सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन को छोड़कर इतना पानी अपन अलग से यूज़ कर लेते हैं, रन ऑफ का और ग्राउंड वाटर का, इतना 43.92 मिलियन हेक्टेयर मीटर।
ये है पूरी कहानी, इसको बार बार देखना, डाटा में इसमें उलझना मत, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको पढ़ने का, समझने का, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, रट्टा ही मारना पड़ेगा इसके लिए। तो चलो आगे बढ़े। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? हमारी अर्थ के पास 3 चीज़ें हैं भाई, हमारी जो अर्थ है उसके पास 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है उसके पास? उसके पास लिथोस्फीयर है, ठीक है, उसके पास एटमॉस्फेयर है और उसके पास हाइड्रोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मतलब उसका सॉलिड पार्ट, अर्थ का जो भी सॉलिड पार्ट है वो, एटमॉस्फेयर मतलब उसका गैसेस पार्ट, और हाइड्रोस्फीयर मतलब इसका लिक्विड पार्ट। तो भाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है पानी का, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के बीच में जो कंटिन्यूस, भाई लिथोस्फीयर सॉलिड के ऊपर आके पानी गिरा, वहाँ से एवोपरेट करके फिर वापस चला गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर गिरा, नहीं किया एवोपरेट, तो वो नदियों में जाएगा, छोटे छोटे नालों में जाएगा, फिर नदियों में जाएगा, फिर नदियाँ वापस से समुद्र में मिलेंगी। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, मतलब पानी जहाँ से शुरू हुआ है वापस वहीं पर आकर उसको मिलना है, ये कहना है। जैसे कि इसकी शुरुआत जो होती है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम द ओशियन। ये कहाँ से? समुद्र से ही स्टार्ट होती है, यही है मेन चीज़। और कारण क्या है? कौन सा फोर्स यहाँ पर काम करता है इनको चलाने में? जो मेन फोर्स है यहाँ पर, जो मेन चीज़ है, रेस्पॉन्सिबल है, मेन फोर्स फॉर दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस फोर्स की वजह से चल रही है? ये पानी कैसे सर्कुलेट हो रहा है? तो वो है आपका मेन सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन ना हो तो कुछ भी ना हो। मेन फोर्स कौन सा है आपका? सोलर रेडिएशन है। यही सोलर रेडिएशन इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चला रही है। भाई ये है समुद्र, ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब सोलर रेडिएशन आएंगी, ये सोलर रेडिएशन जब इसके ऊपर पड़ेंगी, तभी तो इसमें से पानी एवोपरेट होगा, तभी तो पानी इसमें से एवोपरेट होगा। और जब तक पानी इसमें से एवोपरेट नहीं होगा, तब तक क्लाउड कैसे बनेंगे, बादल कैसे बनेंगे? ये पानी इसमें से एवोपरेट होगा तभी तो बादल बनाएगा, क्लाउड बनाएगा। शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा ओशियन से ही होती है, ध्यान रखना। बारिश की शुरुआत हमेशा पानी जो अपने पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ओशियन से ही आ रहा है, लेकिन घुमा फिरा के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से आता है। सूरज की रोशनी ओशियन पर पड़ती है, पानी एवोपरेट होता है, क्लाउड बनता है। ये क्लाउड फिर मूव करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर यहाँ से फिर रेनफॉल हो जाती है, बारिश हो जाती है। अब ये जो पानी जहाँ कहीं पर भी गिर रहा है, वहाँ से भी देखो इसके 2 तरीके हो जाते हैं कि भाई ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी 2 हैं। एक तो है आपकी शॉर्ट साइकिल, या तो कहें शॉर्टर साइकिल, और एक है आपकी लॉन्गर साइकिल। मतलब एक तो तुरंत पानी आया और तुरंत चला गया, जैसे रेनफॉल हुआ, सॉलिड सरफेस पर पानी गिरा या कहीं पर भी पानी गिरा, पानी गिरते ही तुरंत एवोपरेट हो गया। जैसे मैंने बताया ना, 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी आया और तुरंत एवोपरेट हो गया। जहाँ से आया और तुरंत वहीं पर चला गया, क्लाउड से आया और क्लाउड्स में ही वापस चला गया। ये तो क्या हो गया आपका? शॉर्टर साइकिल है, तुरंत आया और तुरंत ही चला गया। इस पानी को क्या बोलते हैं अपन? ग्रीन वाटर। इस पानी को क्या बोलते हैं अपन? ग्रीन वाटर। बात समझ में आई? यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ और तुरंत उसको एवोपरेट होकर के हमने वापस भी भेज दिया, तुरंत आया तुरंत ही चला गया। एक होता है लॉन्गर, इसमें समय लगता है। इसमें क्या होता है? पानी मिट्टी में जाएगा, सॉइल मॉइस्चर बनेगा, सॉइल मॉइस्चर में से वो पानी प्लांट के पास जाएगा, फिर प्लांट उसको ट्रांसपायरेशन करेगा। यहाँ पर पानी कहाँ जाएगा? यहाँ पर जो पानी है वो सॉइल मॉइस्चर के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर सॉइल मॉइस्चर में से वो प्लांट के अंदर जाएगा, प्लांट में से फिर वो पानी आपका कहाँ जाएगा? ट्रांसपायरेशन हो जाएगा उस पानी का, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन होकर वापस से वो पानी कहाँ चला जाएगा? क्लाउड में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये सॉइल मॉइस्चर में से भी डायरेक्ट आपका एवोपरेट होगा,
तो वो तो खैर यहीं पर हो गया, ठीक है। और कुछ पानी अगर आपका मान लो सॉलिड सरफेस पे गिरा है तो वो छोटी मोटी नदियों नालों में जाएगा, फिर नालों से नदियों में जाएगा, और नदियों से फाइनली किस में मिल जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा, मतलब जहाँ से आया वापस वहीं पर फिर चला गया। तो ये क्या आपका लॉन्गर साइकिल है, यहाँ पर तुरंत एवोपरेट, यहाँ पर लॉन्गर साइकिल। इसको अपन, इस पानी को अपन कहते हैं ब्लू वाटर। इसको क्या कहते हैं, ब्लू वाटर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ब्लू वाटर, क्योंकि समुद्र में जाके मिलता है। तो ये ग्रीन वाटर, एक ब्लू वाटर, बस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इतनी सी बातें हैं। अब आ जाओ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं लिखा देता हूँ जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। टोटल रिवर बेसिन कितने हैं इंडिया के अंदर, टोटल रिवर बेसिन इन इंडिया। रिवर बेसिन समझते हो, आपके नदी क्षेत्र जो होते हैं, नदी जलाशय जो होते हैं, उनको कहते हैं रिवर बेसिन। कितने होते हैं, 20। ये 20 के अंदर सब हैं आपके मेजर मीडियम, हालांकि कुछ किताबों तो 44 तक दिए हुए हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट की अगर अपन बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 20, ठीक है, जिसमें लार्ज भी आते हैं और स्मॉल भी आते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट कौन सा है इसमें से, सबसे बड़ा अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई लार्जेस्ट बेसिन बताइए इंडिया का, तो लार्जेस्ट है आपका गंगा बेसिन। लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है, गंगा बेसिन। एक और क्वेश्चन आता है आपका नर्मदा बेसिन के ऊपर। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है नर्मदा बेसिन। ये मैं मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन सही में आता है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। तो ये एक तो मध्य प्रदेश का, एमपी का ये लार्जेस्ट बेसिन है, ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट बेसिन है, और इंडिया का 5वां, इंडिया का 5वां लार्जेस्ट बेसिन है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेस्ट साइड की तरफ फ्लो होने वाला, बेस्ट फ्लोइंग बेसिन में अगर हम बात करें सबसे बड़ा यही है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाला सबसे बड़ा यही है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये दोनों ही यहां पे याद रखना। और देखो यहां पर एक आपने सुना होगा नाम है जो कि इरिगेशन से रिलेटेड है, प्रोग्राम का नाम है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब आया था ये एरिया, ये सॉरी स्कीम 1974-75 में आई थी, ठीक है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अभी जो है इसका नाम बदल दिया गया है, इसका जो नाम है, और इसको थोड़ा सा इसको रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया है, मतलब इसको थोड़ा सा इसमें कुछ विभागीय बदलाव भी किए गए हैं, इसके ढांचे में भी बदलाव किया गया है, तो इसको रीनेम्ड किया गया है और रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है, एंड रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है इसको 1 अप्रैल 2004 को। तो रीनेम में क्या कर दिया, क्या नाम बदल दिया, अब इसका नाम रख दिया हमने क्या, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये नाम हमने अब इसका रख दिया है। बस ये 2-4 पॉइंट है, याद कर लो। और देखो कुछ इंस्टीट्यूट को लेकर के बात कर लो, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इरिगेशन से, पानी से लिखे रिलेटेड अपने इंडिया के अंदर, उनको देखो आप। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ये कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये है आपका रूकरी में। कहाँ पर है आपका ये, रूकरी में है। रूकरी कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, यूके, वीके लग रहा है, इसको यूके बनाओ, यूके। कब बना था आपका ये बना था आपका 1978 में, 1978, साथ ही साथ ईयर भी लिख लो। दूसरा आपका देखो 4 है टोटल, अपन को 4 पढ़ने हैं। एक दूसरा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, इंडियन, ये चारों पर ही क्वेश्चन आता है। इन दो तो हैं बड़े कॉमन है, एक तो ये वाला और एक ही वाला, इन 2 पर तो आता ही आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर
मैनेजमेंट। ये कहाँ पर है आपका? भुवनेश्वर में। ये है आपका कहाँ पर? भुवनेश्वर में है, ठीक। और ये बना था आपका 1988 में, 1988 में। चलिए, उसके बाद आ जाओ अपना एक है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये भी लिखें आप, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये है आपका औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कब बना था आपका? 1980 में, 1980 में। एक और है, उसको भी लिखें, और उसका नाम है आपका इरिगेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इरिगेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये है आपका त्रिची में। ये कहाँ पर है आपका? त्रिची, तमिलनाडु में, ठीक है। बस ये है आपके, जिनको आप याद रखो। और देखो, ये देख लो भाई, कुछ जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगी। कौन सा कलर लें अपन इसमें से? ये ले लेते हैं। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है भाई सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट कहें हैं, सबसे लार्जेस्ट कहें हैं, सबसे हाईएस्ट अगर आपसे बांध कोई पूछ ले वो कौन सा है, तो वो है आपका टेहरी बांध। ये कौन सा बांध है आपका? टेहरी डैम। कहाँ पर पड़ता है टेहरी डैम? उत्तराखंड में है। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट डैम है ये, ठीक है। अगर आपसे यूजुअली कोई पूछता है कि भाई सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो आपको यही बताना है, टेहरी डैम। लगभग 260 मीटर ऊंचा है, ठीक है। बहुत सारा पानी है, वो सब डाटा याद करने जरूरत है, बस इतना जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लो। एक और आपने नाम सुना होगा जिसको अपन कहते हैं बाखरा नांगल डैम। सॉरी, क्या है आपका? बाखरा नांगल डैम। कई जगह आपको मिलता है बाखरा नांगल डैम बहुत बड़ा है, तो बाखरा नांगल डैम भी बड़ा है, लेकिन ये ग्रेविटी डैम में सबसे बड़ा है। ये भी आपका हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ये कैटेगरी होती हैं अलग अलग, ठीक है। उस पर आपको नहीं जाना डिटेल में कि ग्रेविटी डैम कौन से होते हैं, क्या है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल अर्थ फिलर वाला है और ये ग्रेविटी वाला है। आपसे यूजुअली कोई पूछे तो आपको आंसर लगाना है टेहरी, लेकिन अगर आपसे वो ग्रेविटी बोल के पूछे कि ग्रेविटी डैम में बताइए, तो फिर आंसर क्या लगाना है आपको? बाखरा नांगल डैम बताना है। हालांकि ये बाखरा नांगल डैम इससे भी छोटा है, बहुत छोटा है इससे तो, लेकिन ग्रेविटी के तरीके से अगर हम बात करें तो बाखरा नांगल डैम ये बड़ा है। अब ग्रेविटी टाइप के कौन से होते हैं, ये क्या है, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है इतना डिटेल में जाने की। फिर भी अंदर से इच्छा हो तो आप यूट्यूब पर चले जाना, आपको बहुत सारे टीचर के वीडियो मिल जाएंगे, ग्रेविटी डैम क्या होता है, ये क्या होता है। उसके बाद अपन बात करें सबसे लंबा बताइए, ये तो हो गया सबसे बड़ा, और ग्रेविटी के टर्म में पूछा है तो बाखरा नांगल डैम हो गया। अच्छा, बाखरा नांगल डैम कहाँ पर है, ये भी तो लिख लो भाई। कहाँ, सॉरी, हाँ, ये आपका, सॉरी, ये किस नदी के ऊपर है बाखरा नांगल? ये तो आपका है, ये कितना अच्छा नाम था, मैं नाम भूल गया यार इसका, टेहरी डैम का, उत्तराखंड में है और अपनी देवभूमि कहलाती है यार। मैं नाम, कितना अच्छा सा नाम है, भागीरथी नदी। चलो छोड़ो यार, रहने दो, माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया, इतना अच्छा नाम है उसका, और मैं हमेशा बातें करता हूँ उसके नाम नदी की। तो ये बाखरा नांगल डैम आपका सतलुज नदी पर है, ठीक है। दिमाग से जो चीज़ एक बार निकल जाए बड़ी मुश्किल से याद आती है फिर। चलो कोई नहीं। अच्छा, कोई अपन से पूछ ले, बताओ लॉन्गेस्ट बताइए आप, सबसे लंबा डैम कौन सा है? लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा डैम, तो वो है आपका हीराकुंड।